मेघालय के डीजीपी लज्जाराम बिश्नोई ने देश में ड्रग माफिया और युवाओं को लेकर चौंकाने वाली जानकारी दी है। हिसार में बातचीत करते हुए डीजीपी बिश्नोई ने देश में बढ़ते ड्रग माफिया के प्रभाव, युवाओं व समाज पर इसके असर, देश में ड्रग पहुंचाने के रूट और ड्रग को फैलाव को रोकने पर खुलकर जानकारी दी। मूल रूप से फतेहाबाद के गांव चिंदड़ निवासी आईपीएस लज्जाराम बिश्नोई का निवास स्थान फिलहाल हिसार के सेक्टर 15 में है और वे इसी साल मई में मेघालय के डीजीपी बनने के बाद पहली बार हिसार आए थे। इससे पहले वो अपने गांव चिंदड़ भी पहुंचे, जहां गांव वासियों ने उनका जोरदार स्वागत किया और अभिनंदन किया। उन्होंने गांव में स्कूली बच्चों को अपना भविष्य मजबूत बनाने की सीख दी और नशे से दूर रहने का आह्वान किया। आईपीएस बिश्नोई आजकल के युवाओं के लिए एक प्रेरणा स्रोत हैं, क्योंकि उन्होंने इस मुकाम तक पहुंचने के लिए कड़ी मेहनत की है। एचयू से वेटनरी सर्जन की पढ़ाई करने के बाद उन्होंने कई जगह नौकरी की और आखिर में खुद से ही तैयारियां करके यूपीएससी का एग्जाम क्लियर किया और भारतीय पुलिस सेवा में चयनित हुए। भगवान जम्बेश्वर के दिखाए रास्ते पर चलते हुए उन्होंने कभी नॉनवेज को हाथ नहीं लगाया और यहाँ तक कि उन्हें चाय व कॉफी का स्वाद तक नहीं पता है। हिसार में बातचीत के दौरान उन्होंने बताया कि किस तरह से देश के करोड़ों युवा ड्रग्स की चपेट में आ चुके हैं। देश में ड्रग्स की एंट्री पर डीजीपी ने बताया कि अफगान, पाकिस्तान व ईरान के गोल्डन क्रिसेंट और थाईलैंड, वर्मा, वियतनाम व लाओस के गोल्डन ट्रायंगल से एंट्री भारत में होती है और देश का ड्रग माफिया इसे पूरे देश में फैला देता है। उन्होंने बताया कि आने वाले समय में पूरे विश्व में ड्रग का सेवन व इसकी तस्करी सबसे बड़ी समस्या बन सकता है। देश की वर्तमान सरकार ड्रग माफिया को रोकने के लिए कड़े कदम उठा रही है। सरकार के अलावा सामाजिक स्तर पर भी नशा बढ़ने से रोकना होगा और घर से ही युवाओं को इसके खिलाफ जागरूक करना होगा। उन्होंने ये भी बताया कि मेघालय में पूरे देश के मुकाबले नाबालिगों के खिलाफ यौन उत्पीड़न के मामले सबसे अधिक होते हैं। तो आइए सुनते हैं डीजीपी लज्जाराम बिश्नोई से कि उन्होंने ड्रग और ड्रग माफिया के बारे में क्या जानकारी दी। मेरा पैतृक जिला हिसार जो अब गांव है वो फतेहाबाद जिले में चला गया है, चिंदड़ गांव है। वहाँ से मैंने प्राइमरी स्कूल की एजुकेशन अपनी कंप्लीट की थी। उसके बाद मैंने हाई स्कूल बुडोपल से किया और उसके बाद मैं हिसार पढ़ने आ गया था। 1991 में मैंने आईपीएस यूपीएससी की परीक्षा पास करके आईपीएस ज्वाइन किया। मुझे असम और मेघालय कैडर जो है आवंटित हुआ था और उसमें मैंने असम में 92 में अपनी सर्विस स्टार्ट की। उदालगुड़ी एक बहुत डिस्टर्ब एक इलाका था, उसमें सबसे पहले मेरी पोस्टिंग थी। तो उस टाइम बोडो उग्रवाद की समस्या से वो पूरा अंचल जूझ रहा था। तो हमने बोडो उग्रवाद की समस्या का समाधान करने के लिए वहाँ काफ़ी अच्छा काम किया और असम के विभिन्न ज़िलों में मैंने लगभग 30 सालों तक नौकरी की। उसके बाद मैं स्पेशल डीजी असम में जब ट्रेनिंग एंड आर्म पुलिस था और साथ में बीटीएडी अंचल का अतिरिक्त प्रभार मेरे पास था। तो उसके बाद में 16 मई 2022 को मेघालय सरकार ने मुझे डीजीपी की पोस्ट पे जो है मेरा अपॉइंटमेंट किया। तब से मैं शिलोंग में मेघालय के डीजी के रूप में अपनी सेवाएं दे रहा हूँ। एज ए डीजीपी मेघालय में आपने काफ़ी अभी जुड़ा पुलिस में आपने काफ़ी सारा काम किया, तो मेन थ्रेट जो आपको लगता है कि देश के अगर हम बात करते हैं तो क्राइम के मामले में मेन थ्रेट क्या नजर आता है? देखिए, जो पुलिसिंग चैलेंज है और जो क्राइम सिनारियो होता है वो पूरी इंडिया का लगभग एक जैसा ही है। सिर्फ कुछ राज्यों के अपने लोकल डायनेमिक्स होते हैं, वो अलग होते हैं कि कुछ राज्य में स्पेशल टाइप के क्राइम कहीं अलग हो सकते हैं। जैसे मेघालय में पोक्सो एक्ट के केसेज है वो प्रोपोर्शनेटली बहुत ज़्यादा हैं। क्राइम अगेंस्ट चिल्ड्रन है वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा है। असम में आपका ड्रग ट्रैफिकिंग है, कैटल स्मगलिंग है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग की ये प्रॉब्लम है। लेकिन जहाँ तक अपराध की दुनिया की बात है, ड्रग अब्यूज़ की जो समस्या है वो पूरे भारत में एक जैसी है और भारत का कोई भी राज्य इससे अछूता नहीं है। ये ड्रग ट्रैफिकिंग की जो समस्या है उसे सब स्टेट जूझ रहे हैं, कहीं ज़्यादा है कहीं कम है, लेकिन ये समस्या पूरे भारत में है। और मैं तो कहता हूँ कि सिर्फ भारत में नहीं, ये दुनिया के हर देश में है, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे यूरोप हो, चाहे अफ्रीका हो, दुनिया का हर देश इस समस्या से जूझ रहा है। और इस समस्या के समाधान करने के लिए सरकारें अपनी तरफ से कोशिश कर रही है और पुलिस प्रशासन भी अपनी तरफ से कोशिश कर रहा है। आंकड़े की बात कर रहे थे आप। देखिए, जहाँ तक मेघालय की बात है, मेघालय में हर साल, छोटा राज्य है, जनसंख्या लगभग 33-35 लाख के आसपास है, 22,400 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है और मेघालय में औसतन रूप से हर साल 4,500 के आसपास केस रजिस्टर होते हैं। तो यदि हम उन केस का एनालिसिस करें तो हमको वहाँ पे ड्रग अब्यूज़ के केसेज, एनडीपीएस एक्ट के केसेज बहुत ज़्यादा हैं प्रोपोर्शनेटली।
तो NDPS एक्ट की वहाँ एक ड्रग अब्यूज़ की समस्या बनी हुई है। अभी आपने यूथ के बारे में जो कहा था कि पूरे देश के अगर बात करें कितना यूथ है जो ड्रग एडिक्ट है। 2019 में मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ने एक सर्वे किया था 2019 में, और उस सर्वे के हिसाब से उन्होंने जो आंकड़े दिए थे वो बड़े डरावने आंकड़े हैं। और उन आंकड़ों के हिसाब से पूरे हिंदुस्तान में लगभग 7.5 करोड़ युवा नशे के आदी हैं। और उन्होंने स्टेट वाइज भी आंकड़े दिए हैं, तो जैसे मेघालय में भी लगभग उन्होंने 3-2.5 लाख लोग जो हैं वो ड्रग्स के आदी हैं। तो इसी तरह हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, यूपी सब जगह जो है लाखों लोग, लाखों नवयुवक जो है नशे के आदी हैं, और ये देश के लिए समस्या बन तो आपको क्या लगता है इसका इतना नशा जो इतना व्यापक स्तर पर बढ़ रहा है, नशे की आदत का, तो इसको रोकने के लिए आप क्या सुझाव देंगे? उसका कारण क्या है कि इतना तेज़ी से जो बढ़ रहा है? देखिए, तेज़ी से जो बढ़ रहा है इसके बहुत सारे कारण हैं। यदि आप माइक्रो लेवल पे इसका एनालिसिस करोगे तो ये बहुत सारी जो सामाजिक समस्याएं हैं, जो सोशल प्रॉब्लम्स है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स है, उनसे सीधा जुड़ा हुआ है। आज का नवयुवक को यदि कोई काम नहीं मिलता है तो वो अपना टेंशन में रहता है, उस टेंशन को दूर करने के लिए वो नशे का कई बार सहारा लेता है। एक तो ये कारण हो सकता है। दूसरा कारण जो है ब्रोकन फैमिली है, ब्रोकन मैरिजेज हैं, सिंगल मदरहुड हैं, जो सामाजिक समस्याएं हैं, इससे बच्चे तनाव में रहते हैं, और उस तनाव को दूर करने के लिए वो नशे का सहारा लेते हैं, चाहे वो शराब हो या चाहे ड्रग्स हो। तो ड्रग्स का ज़्यादा सहारा लेते हैं क्योंकि थोड़ी क्वांटिटी में लेने से उनको थोड़े देर के लिए एक यूफोरिक मोमेंट लगता है उनको, और उनको आनंद आने लगता है, और थोड़े 3-4-5 बार जब ले लेते हैं तो बॉडी उस पर टोटली डिपेंड हो जाती है। ये इस तरह के कारण हैं। उसके बाद में स्कूल और कॉलेजों के जो बिल्कुल हमारे नवयुवक हैं, जो पढ़ाई के क्षेत्र में प्रेशर ले लेते हैं, स्ट्रेस ले लेते हैं, उस स्ट्रेस को दूर करने के लिए कई बार वो एग्ज़ाम के स्ट्रेस को दूर करने के लिए नींद की गोलियां लेनी स्टार्ट करते हैं कि पूरी रात सो नहीं सके, पढ़ें हम, लेकिन वो बड़ी हानिकारक होती है, डॉक्टर की बिना सलाह के लेते हैं। तो इस तरह करके आदी हो जाते हैं। फिर संगत का असर होता है। यदि एक संगत में 5 लोग अच्छे नहीं है, 2 अच्छे हैं, तो वो 2 जो है उसकी कुछ संगत का प्रभाव उन पर पड़ना निश्चित है। तो फिर क्यूरियोसिटी होती है, कई लोग सिर्फ देखने के लिए और उसको चखने के लिए भी क्या चीज़ है हम देख के देखें ज़रा, इसको आउट ऑफ क्यूरियोसिटी भी लेते हैं। कई बार दूसरों का मिमिक भी करते हैं, और दूसरे क्राइम को, दूसरे अपराधों को ये जन्म देता है। जैसे जितने गैंगस्टर्स हैं, जितने स्मगलर्स हैं, जितने अपराधी हैं, अभी वो उनका ड्रग माफिया के साथ नेक्सस होने लगता है। और इसका एक सबसे बड़ा कारण जो मेरे को समझ आता है वो ये है कि ये इसमें बहुत ज़्यादा मनी इन्वॉल्व है। ये बड़ा लुक्रेटिव बिजनेस है, ये इसमें बड़ी ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी जनरेट होता है, और ड्रग माफिया इसको एक बार जब स्टार्ट कर दिया तो इसको कभी छोड़ना नहीं चाहते वो। क्योंकि जो इवन यदि कोई हिसार से राजगढ़ भी ड्रग पार करा देता है ट्रक ड्राइवर, तो उसको सिर्फ हिसार से राजगढ़ तक पार कराने के लिए या हिसार से सिरसा तक पार कराने के लिए उसको 50,000 रुपये मिल जाते हैं। तो वो जब 10 बार पार करा लेगा तो जो उसकी ग्रीड है उसको ओवर पावर कर लेती है, और अल्टीमेटली वो इस धंधे में पूरी तरह लिप्त हो जाता है। तो एक मनी का जो ग्रीड है वो भी एक कारण बनता है। तो ये इस तरह के मेरे को कारण नज़र आते हैं। बाकी माइक्रो लेवल पे बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जैसे जो ऑलरेडी अपराधी हैं वो भी अपने अपराध की दुनिया में आर्म सप्लायर के साथ लिंक करते हैं, तो कहीं न कहीं उनका लिंक जो है जाके ड्रग माफिया के साथ भी बैठता है। इस तरह के कारण है। अभी जहाँ तक तो आपको लगता है कि ड्रग माफिया जो है कहीं ना कहीं पूरे मतलब विश्व की बात करें, साथ में पूरे इंडिया की बात करते हैं, तो क्राइम कंट्रोल करने में मतलब ड्रग माफिया का जो है अहम किरदार है? बिल्कुल। जो ड्रग माफिया होते हैं उनके अपने नेटवर्क होते हैं। कुछ ड्रग माफिया है उनका इंटर डिस्ट्रिक्ट नेटवर्क है, कुछ ड्रग्स माफिया का इंटर स्टेट नेटवर्क है, और कुछ का नेशनल नेटवर्क होता है, जैसे आपने बताया, कुछ का इंटरनेशनल नेटवर्क भी है। ड्रग की सप्लाई कोई दुबई बैठ के कंट्रोल कर रहा है, कोई अफ्रीका में कीनिया बैठ के कंट्रोल कर रहा है, तो कोई लैटिन अमेरिका बैठ के कंट्रोल कर रहा है। और इनके बहुत सारे जो फार्मास्यूटिकल कंपनी हैं उनके साथ भी सीधा रिलेशन कई बार सामने आता है। तो ये इस तरह के नेटवर्क्स हैं इनके। और नेटवर्क जो रियल ड्रग्स माफिया होते हैं वो बिहाइंड द कर्टन काम करते हैं, पर्दे के पीछे से काम करते हैं, वो कभी सामने नहीं आते। इसकी अपनी लेयर्स होती है। जैसे आपके एक तो ड्रग माफिया हो गया,
उसके बाद छोटे लेवल के ड्रग ट्रैफिकर्स होते हैं, फिर ड्रग पेडलर्स होते हैं जो छोटी छोटी मात्रा में सप्लाई करते हैं। तो इस तरह की इनकी कई लेयर्स बनी हुई है। तो ये पूरा नेटवर्क जो है इंटरनेशनल है, नेशनल भी है और ये पूरे विश्व में फैला हुआ है। इसलिए सिर्फ भारत ही नहीं, विश्व के अनेक देश इस समस्या से जूझ रहे हैं और बड़े चिंतित हैं सर। गवर्नमेंट के अगर प्रयासों की बात करें ड्रग ट्रैफिकिंग को रोकने के लिए, ड्रग माफियाओं को रोकने के लिए, तो कितने प्रयास कर रहे हैं और कहाँ तक प्रयास सफल हो रहे हैं, और आपका क्या सुझाव है कि किस तरीके से और प्रयास किए जाने चाहिए? देखिए, गवर्नमेंट अभी पिछले 4-5 सालों से बड़ा ज़बरदस्त गवर्नमेंट ने अभियान छेड़ा है और प्रयास काफ़ी सफल भी रहे हैं। जैसे मैं असम की बात करता हूँ तो पिछले एक साल में लगभग 500 करोड़ रुपए की ड्रग जब्त किया असम पुलिस ने। इसी तरह पिछले 2 महीने में यदि मैं मेघालय की बात करूँ तो मेघालय पिछले 2 महीने में हमने लगभग 50 या 60 करोड़ की जो नशीली दवाएँ पकड़ी है। इंटरनेशनल लेवल पे भी बहुत सारी दवाएँ पकड़ी जाती है। तो कारोबार बहुत बड़ा है, गवर्नमेंट अपनी तरफ से प्रयास कर रही है। मेरा सुझाव है कि हमको इस समस्या का समाधान करने के लिए 4 तरह की स्ट्रेटेजी अपनानी पड़ेगी। पहली स्ट्रेटेजी है कि अवेयरनेस कैंपेन। हमको गांव-गांव जाके और हर कम्युनिटी, चाहे वो स्टूडेंट कम्युनिटी हो, चाहे टीचिंग कम्युनिटी हो, चाहे बिजनेस कम्युनिटी हो, चाहे स्पोर्टिंग कम्युनिटी हो, हर कम्युनिटी के लोगों के सहयोग से इस समस्या के बारे में लोगों को जागरूक करना है। इसको हम बोलते हैं प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। लोगों को ड्रग्स के बारे में पता होना चाहिए कि ड्रग्स कितनी खतरनाक चीज़ है। तो इसलिए अवेयरनेस कैंपेन बड़े ही युद्ध स्तर पे और विश्व स्तर पे चलने चाहिए ताकि लोगों में एक जागरूकता पैदा हो। दूसरा स्ट्रेटेजी होना चाहिए कि हमको जो इन्फोर्समेंट ड्राइव्स हैं और जो हमारी ड्रग्स अपराधियों को पकड़ने के लिए, नशीली दवाओं को जब्त करने के लिए, उनके मोबाइल फ़ोन और कैश सीज करने के लिए, उनकी गाड़ियां इत्यादि सीज करने के लिए, उनके जो नेटवर्क है उनको तोड़ने के लिए अभियान चलाएं और लोगों को अरेस्ट करें, ड्रग्स को सीज करें, ताकि एक संदेश जाए कि सरकार बड़ी सख्त है। ये दूसरी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। तीसरी स्ट्रेटेजी ये होना चाहिए कि बहुत बार हमारे केस कोर्ट में फेल हो जाते हैं और जो अपराधी है वो बच जाते हैं, उनको सज़ा नहीं होती। तो अपराधियों को सज़ा करने के लिए हमारे अपने जो पुलिस के अधिकारी हैं उनको NDPS एक्ट की विस्तृत जानकारी होनी चाहिए ताकि कोर्ट में हमारे केस फेल न हो और प्रोसिक्यूशन ऑफ केसेस अच्छे से कर सकें और लोगों को सही समय पे और कम समय में सज़ा मिल सके ताकि ये दूसरों के लिए उदाहरण बन सके। और चौथी स्ट्रेटेजी ऐसी होनी चाहिए कि जो लोग ऑलरेडी नशे के आदी हो चुके हैं उनका हम कैसे इलाज कर सकते हैं। इलाज करने के लिए हमको हर ज़िले में ड्रग डी एडिक्शन सेंटर खोलने पड़ेंगे ताकि लोगों को इलाज कराने के लिए बाहर दूर जगह ना जाना पड़े। और जब ये इलाज सरकार मुफ्त करने लग जाएगी और सब बच्चे इलाज कराने के लिए आगे आएंगे तो ये भी एक दूसरे लोगों के लिए उदाहरण बनेगा। अभी क्या होता है कि लोगों में जागरूकता नहीं है, जानकारी नहीं है। बच्चा जब ड्रग लेने लगता है तो माँ बाप जो है उनको पता ही नहीं होता कि करना क्या है, किससे काउंसलिंग करानी चाहिए, किसके पास जाना चाहिए। अब पहला उनका रिएक्शन जो है बड़ा इम्पल्सिव रिएक्शन होता है, सीधा ही हाथ में डंडा लिया और पीटने लग जाते हैं। तो इससे समस्या का समाधान नहीं होगा ना। ये समस्या इतनी गहन है कि इसको हमें बड़े प्यार से, बड़े पेशेंस के साथ इस समस्या का समाधान करना है। और समस्या का समाधान करने के लिए सिर्फ सरकार पे नहीं छोड़ना चाहिए, हर समाज के हर व्यक्ति को आगे आना चाहिए और मिलजुल कर इस समस्या का समाधान करना चाहिए। और कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि मेरे घर में तो सब ठीक चल रहा है तो मैं क्यों किसी से बारे में हेल्प करने के लिए सोचूं। आज दूसरा कोई ड्रग ले रहा है, कल ये हमारे घर में भी आ सकता है, हमारा अपना बच्चा भी ड्रग्स का आदी बन सकता है। तो इसलिए हमको समाज के लिए चिंतित होना चाहिए। और 5वीं स्ट्रेटेजी ये है कि मीडिया का आज के ज़माने में बहुत बड़ा योगदान है, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, चाहे प्रिंट मीडिया हो, चाहे सोशल मीडिया हो। तो सरकार को मीडिया से सहयोग लेना चाहिए। मीडिया लोगों में जागरूकता पैदा करने के लिए सबसे बड़ा सहायक सिद्ध हो सकता है और लोगों में जागरूकता जब होगी तो लोग आगे आएंगे तो सब मिलजुल के समस्या का समाधान करने में सक्षम होंगे। लेकिन अपने अनुभव से मैं कह सकता हूँ कि समस्या का समाधान बहुत शीघ्र होने की संभावना बड़ी कम है। यदि मैं आज कहूँ कि हम ड्रग फ्री वर्ल्ड या ड्रग फ्री इंडिया, तो ये एक यूटोपियन ड्रीम होगा। इसको मतलब अचीव करना सहज नहीं है।
बहुत ही मुश्किल है। तो कुछ वर्षों तक तो लगता है कि ड्रग्स के साथ लोगों को जीना सीखना होगा। सर जैसे आप शिलोंग में हैं, मेघालय में, और शिलोंग बाद विधि एक पॉइंट है इंटरनेशनल तौर पे ड्रग्स स्मगलिंग के, जैसे गोल्डन ट्रायंगल के बारे में, उसके बारे में बताइए थोड़ा सा। देखिए, गोल्डन ट्रायंगल एक ऐसा एरिया है जो म्यांमार, लाओस और थाईलैंड की सीमा पर बनता है। ये एरिया बड़ा विस्तृत एरिया है। इसका क्षेत्रफल जो है 9 लाख स्क्वायर किलोमीटर है, 9 लाख स्क्वायर किलोमीटर। ये एरिया बड़ा डिफ़िकल्ट एरिया है। हाई हिल्स हैं, डेंस जंगल हैं और क्रिस क्रॉस ऑफ रिवर्स का नेटवर्क है। इस एरिया में पहुंचना आसान नहीं होता। वहाँ पे लोगों ने अपनी प्राइवेट ड्रग माफियाओं ने आर्मी बना रखी है, अपने सोल्जर रख रखे हैं। इंसर्जेंट्स जो हैं वहाँ पे कैंप करते हैं, उनको भी उनके साथ भी जुगाजुग करते हैं, वो मिलजुल कर काम करते हैं। तो वहाँ वो ओपियम की खेती करते हैं। ओपियम की खेती से वो अमल का प्रोडक्शन करते हैं। मॉर्फिन, हीरोइन, ये सब ओपियम से ही बनती है। इसीलिए इनको नारकोटिक ड्रग्स बोलते हैं। नारकोटिक का मतलब है जो प्लांट सोर्स से आए। तो ओपियम एक प्लांट है। उसके बाद में जब इनसे मॉर्फिन और हीरोइन बन जाती है या ओपियम बन जाती है, तो ये लोग जो है इसको भारत में भेजते हैं। अभी भारत में भेजने के लिए म्यांमार बॉर्डर का जो एरिया है, म्यांमार जो है वो मणिपुर के साथ बॉर्डर बनाता है, नागालैंड के साथ बॉर्डर बनाता है। तो उस बॉर्डर एरिया से वो नशीली दवाओं की खेप जो है वो भारत में भेजते हैं। पहले पूर्वोत्तर भारत में आती है, वहाँ से शिलोंग, कोहिमा, दीमापुर और गुवाहाटी, सिलीगुड़ी होते हुए देश के बाकी राज्यों में जाती है। तो ये पूर्वोत्तर क्षेत्र से आने का एक रास्ता हो गया। दूसरा गोल्डन क्रिसेंट एक रीजन है, इसमें ईरान, पाकिस्तान और अफगानिस्तान का सीमांत क्षेत्र आता है। वहाँ पे भी जो है तालिबान लड़ाकों का जो है प्रभाव है और वो तालिबान अपने प्रभाव से उस एरिया में ओपियम की खेती करवाते हैं। और ये वहाँ से जो ओपियम है, हाई क्वालिटी ओपियम प्रोड्यूस होता है और वो ओपियम पाकिस्तान और जम्मू कश्मीर, फिर जम्मू कश्मीर, राजस्थान और पंजाब के रास्ते भारत आता है। और अभी चिंता का विषय ये है कि पिछले कुछ महीनों में पाकिस्तान ने ड्रोन से ड्रग्स भेजना शुरू किया है। पहले ड्रोन से आरम भेजते थे, तो अभी आपको आदमी वहाँ जाने के लिए और भेजने के लिए बॉर्डर पे जरूरत नहीं है। काफ़ी अंदर तक 2-3 किलोमीटर तक ड्रोन से सप्लाई हो जाता है। तो ड्रोन से नेटवर्क दोनों तरफ से व्हाट्सएप पे ड्रग माफिया बात करके और ड्रोन की सप्लाई का अपना एरिया निर्धारित करते हैं और वो ड्रोन जो है ड्रग्स ड्रॉप करके चला जाता है। और आपने पंजाब में प्रभाव देखा ही है और हरियाणा भी, दुर्भाग्य है कि हरियाणा में भी इसका असर बढ़ता जा रहा है। और सरकार के लाख प्रयासों के बावजूद भी जो आदि अब हमारे जो नशे के आदि युवा हैं उनकी संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। यही सबसे बड़ा चिंता का कारण है। गृह मंत्री ने भी पीछे मीटिंग ली थी ड्रग्स को लेकर, तो उसमें क्या? गृह मंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री चंडीगढ़ आए थे। उन्होंने 30 और 31 जुलाई को मीटिंग ली थी। उस मीटिंग में आपके हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, चंडीगढ़, इतने राज्यों के सबके राज्यपाल थे और मुख्यमंत्री भी थे और बहुत सारे स्टेट्स के उच्च अधिकारी आए थे। वो मीटिंग मुझे भी जाने का सौभाग्य मिला था। उसमें मीटिंग में केंद्रीय गृह मंत्री ने इस पर बहुत ज़्यादा चिंता की और उन्होंने एक शब्द बोला था जो मेरे अभी भी याद है। उन्होंने कहा था कि जो नशीली दवा है वो देश को दीमक की तरह चाट रही है और हमारे युवाओं को खोखला कर रही है। इसमें जो दुश्मन देश है वो बढ़ चढ़ के भाग ले रहा है, क्योंकि आप जानते हैं कि जो भारतीय सेना है उसमें 15% सैनिक हरियाणा अकेले से जाते हैं। यानी हर 7वां जवान, हर 6ठा जवान जो है आपको हरियाणा का मिलेगा। तो पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, वेस्टर्न यूपी, हिमाचल, उत्तराखंड, ये राज्य है। इनसे न केवल आर्मी बल्कि सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, इनमें बड़ा हैवी रिक्रूटमेंट होता है। तो हो सकता है कि पाकिस्तान ये सोच रहा हो कि हम इन राज्यों के युवाओं को यदि खोखला कर दें नशीली दवाओं से तो इनके अच्छे सैनिक भी तैयार नहीं होंगे। तो बड़ी दीर्घकालिक नीति हो सकती है उनकी। तो ये बड़ा चिंता का विषय है। और उस मीटिंग में बड़ा गहन मंथन हुआ। सारे मुख्यमंत्रियों ने चिंता की, राज्यपाल महोदयों ने चिंता की और उसके बाद टेक्निकल सेशन हुआ। इस समस्या से कैसे पार पाया जाए, कैसे निदान किया जाए, नई नई टेक्नोलॉजी का कैसे यूज किया जाए, कैसे ऐप की सहायता से हम इस समस्या का समाधान कर सकते हैं, उसको लेके बड़ा गहन मंथन हुआ 2 दिन में।
और उसके बाद कुछ नई योजनाएं भी बनाई गई, कुछ नई स्ट्रेटेजी बनाई गई, तो यही सब उसमें नहीं था। लेने के वो थोड़ा युवाओं को सचेत करें ना, कोई फ्री में दे रहा है इसका मतलब वो आपका ग्राहक बना रहा है, तो वो क्या स्टडी आपने बताई? देखिए, कोई भी नया जब ड्रग ट्रैफिकर अपना एरिया में जब ग्राहकों का नंबर बढ़ाना चाहता है तो वो पहली बार हमेशा उसको लालच देता है कि आप मेरे साथ इसका बिजनेस करिए, आपको बहुत पैसा मिलेगा और ये बड़ी अच्छी चीज़ है, आपको जीवन में आनंद आएगा, आप सब दुखों का निवारण हो जाएगा, आप किसी समस्या से पीड़ित नहीं रहेंगे और आपको काम करके अच्छा लगेगा, हमारे साथ आइए आप। और ये ड्रग्स आप मैं एक बार मुफ्त देता हूँ, आप चेक करके टेस्ट करके देखिए आप। तो इस तरह की यदि कोई भी युवक, जैसे हीरोइन है, हीरोइन की यदि वो 150 मिलीग्राम की 3 डोज ले लेता है तो वो ड्रग एडिक्ट बन जाता है। उसके बाद उसकी बॉडी जो है ड्रग्स पे टोटली डिपेंडेंट हो जाती है और वो ड्रग्स के बिना रह नहीं सकता। और इसके लिए जो है परिवार को आगे आना होगा। परिवार को जब भी पता लगता है तो वो इस बात को कभी छिपाएं नहीं और कभी शर्म महसूस नहीं करें कि हमारे बच्चों ने ड्रग लेना शुरू कर दिया है, लोग क्या कहेंगे, क्योंकि जितना लंबे समय तक छिपाएंगे वो उतना ही ड्रग ज़्यादा लेता रहेगा और उसकी समस्या बढ़ती रहेगी। उसको जब भी पता चले तुरंत उसको जो है काउंसलर के पास जाना चाहिए, काउंसलर की मदद लेनी चाहिए। बहुत जगह ड्रग डी एडिक्शन सेंटर गवर्नमेंट ने चलाए हैं, उनमें जाके काउंसलर की मदद से अपने बच्चों का इलाज कराए। और मैं तो यही कामना करता हूँ कि हरियाणा, पंजाब, पूरे भारत के नौजवान स्वस्थ रहें, सुखी रहें और तरक्की करते रहें और हमेशा नशे से दूर रहें। ये तो नशे की बात होगी, सर अभी अगर आपकी बात करते हैं तो 1 साल आपकी समस्या भी बाकी है, तो उसके भविष्य के हिसाब से अगर बात करें तो हरियाणा में ही मतलब वापस आकर रहने का है या मेघालय में बसेंगे, कुछ भविष्य की क्या योजना है? देखिए, हमारा तो यहाँ से हरियाणा से पूरा रूट है, सारे रिश्तेदार भाई बंधु सब यहीं पे हैं, तो हम तो यहीं आके रहना पसंद करेंगे। भविष्य के बारे में गारंटी से तो मैं नहीं कह सकता क्या होगा, लेकिन अब तक की योजना यही है कि सर्विस के बाद हम यहाँ आएँ और जिस हिसाब से भी समाज की सेवा का कार्य करने का मौका मिलेगा हमें खुशी होगी। IPS और IAS जो इंडियन सर्विसेज में जो जाना चाहता है वो युवाओं को क्या संदेश है? इन युवाओं को मेरा यही संदेश है कि कठिन मेहनत करें, जुनून लेके चलें, नशीली दवाओं से दूर रहें, बुरी संगत से दूर रहें, अपने परिवार से प्यार रखें, आपसी लड़ाई झगड़ा न करें, कठिन मेहनत करें, सफलता उनके निश्चय पाँव चूमेगी। सफलता के लिए मेरे को जब नीरज चोपड़ा ने जेवलिन थ्रो में टोक्यो ओलंपिक्स में गोल्ड जीता तो उनकी कुछ पंक्तियां याद आती है, वो मैं यहाँ दोहराना चाहूँगा युवकों के लिए। बड़ी अच्छी नीरज चोपड़ा साहब ने बात कही कि सफलता कब मिलती है, जब सफलता का लक्ष्य आपको सोने न दे। सफलता का लक्ष्य आपको सोने न दे और आप दिन रात मेहनत करके भी थकावट महसूस न करें और मेहनत और सिर्फ मेहनत करना ही आपको अच्छा लगे और कठिन मेहनत करने के बाद भी आपको तनिक भर भी थकावट न है, तो तब समझ लेना कि सफलता का इतिहास रचने वाला है। तो वो पंक्तियाँ हमें फॉलो करनी चाहिए और जिस तरह नीरज चोपड़ा ने पूरे एक इतिहास रचा है और युवकों के लिए वो प्रेरणा है और बहुत सारे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उन्होंने पदक जीते हैं, उनसे हमें प्रेरणा लेनी चाहिए और युवकों को कठिन मेहनत करके अपनी सफलता का रास्ता स्वयं बनाना चाहिए। और युवकों से मेरी अपील है कि वो इस भ्रम में न रहें कि सिफारिश करने से नौकरियां मिल जाएंगी। ये मन से भ्रम निकाल देना चाहिए, क्योंकि ये मन में जब भ्रम आएगा तो आदमी मेहनत कम करता है। वो सोचता है कि हमारी तो पॉलिटिकल कुछ अप्रोच है, हमें तो नौकरियां मिल जाएगी। तो आने वाला समय तकनीकी का समय होगा, टेक्नोलॉजी का समय होगा, ट्रांसपेरेंसी का समय होगा। तो ऐसे समय में सिर्फ एंड सिर्फ आपकी मेहनत काम आएगी। तो युवकों को मेहनत करनी चाहिए और अपने परिवार, अपने समाज और अपने राज्य और अपने देश का नाम रोशन करना चाहिए। हमारी शुभकामनाएं हमेशा उनके साथ रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, नई ताज़ा न्यूज़, हिसार। लेटेस्ट वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल नई ताज़ा न्यूज़ और दबाएं बेल आइकॉन ताकि आप मिस न करें कोई भी अपडेट।